मैं सिर्फ इतना बता दूं, एक मोटे तौर पे एक रिपोर्ट आई है जो दो चीजों पे काम कर रही है कि भारत का अगर आबादी 2026 में 142 करोड़ रहती है और उसी हिसाब से स्टेट की आबादी का जो एस्टिमेट है वो रहता है, तो भारत में कितनी सीटें, लोकसभा की भी बात हो रही, कितनी सीटें होंगी। दूसरा यह है कि उसके साथ ही साथ वुमेन रिजर्वेशन वाली भी बात है, उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन मुख्य रूप से 543 से 753 सीटें हो जाएंगी। 543 विल बी इंक्रीज टू 753, और इसीलिए लोकसभा में भी सीटें ज्यादा बनी है। मैं एक चीज और इसमें बता दूं कि जो जो जिस बात की आज चर्चा कर रहे हैं ग्रोवर साहब, जो एस्टिमेटेड है करंट पॉपुलेशन की तरफ से, मैं 5 दक्षिण के राज्यों की बात बता दे रहा हूं। कर्नाटक में अभी 28 सीटें हैं, वो उम्मीद है 36 हो जाएंगी, 8 सीटें बढ़ेंगी। तेलंगाना में अभी 17 सीटें हैं, उम्मीद है 20 हो जाएंगी, 3 सीटें बढ़ेंगी। आंध्र प्रदेश में 25 है, 28 हो जाएंगी, 3 सीटें। तमिलनाडु 39 है, 41 होंगी। और केरल में तो सबसे अच्छा है, वहां पे 20 सीटें 19 हो जाएंगी। और पैरामीटर्स ये है कि भाई वहां की अब इस बात को स्टैलिन साहब ये कह रहे हैं कि भाई जो स्टेट अपना पॉपुलेशन कंट्रोल ठीक से कर रही है, प्रोग्रेस ठीक से कर रही है, लोगों तक सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रही है, अच्छी ग्रोथ दे रही है, उसको आप एक तरह से बजाय इंसेंटिव दे रहे हैं, उसको पेनलाइज कर रहे हैं, उसको दंड दे रहे हैं। मैं पहली बात ग्रोवर साहब आप ही से इस बात को शुरुआत कर रहा हूं कि इस अगर ये डिलिमिटेशन आना है, जो रूलिंग स्टेट हैं और खास करके जो अभी का वो है, वो हमारा हिंदी हार्टलैंड के जो मुद्दे होते हैं वो दक्षिण से बहुत फर्क होते हैं। हमारे लिए मंदिर बहुत जरूरी है, हमारे लिए कुंभ बहुत जरूरी है, हमारे मुद्दे इलेक्शन के ये भी होते हैं। आपके यहाँ मुद्दे, दक्षिण के सारे राज्य, मैं एक किसी को नहीं बोल रहा हूँ, उनके यहाँ मुद्दे थोड़े फर्क होते हैं। मैं शुरुआत इसी से कर रहा हूं कि जो डिलिमिटेशन आएगा उसको कैसे हैंडल करेंगे, नंबर एक, और क्या वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे उस समय एक बार प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। ग्रोवर साहब आप ही से शुरू कर रहे हैं। शुक्रिया आनंद जी, मेरे को जरा जाना था इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस स्ट्रक्चर की बात की जा रही है कि जिस तरह से डिलिमिटेशन को लाए जाने की बात की जा रही है, ये सरासर ना इंसाफी है, इनजस्टिस फॉर एफिशिएंसी मैं बोलूंगा इसे, कि ये जो दक्षिण के राज्य है, हम अगर 5 राज्यों की बात करें और इन पे अगर आप देखें कि जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, कर्नाटक को अगर आप छोड़ दें क्योंकि 39 से 46 हो गए, यहाँ पर 7 सीटें बढ़ेंगी, लेकिन बाकी राज्यों की अगर बात की जाए तो सिर्फ 6% इजाफा है, जबकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे 543 से 753 जो है वह लगभग करीब 35% ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं। तो अगर आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो दक्षिण के राज्यों का तो कोई बोलबाला ही नहीं रहेगा पार्लियामेंट में, कि मतलब आपका कोई भी मुद्दा है, चाहे अभी जैसे एनईपी का चल रहा है या नीट का चल रहा है, तमिलनाडु इस समय पर अकेला खड़ा है। क्यों? क्योंकि हिंदी थोपी जा रही है यहाँ पर और हिंदी इम्पोज की जा रही है एनईपी के कारण, और बोला जा रहा है कि अगर आप एनईपी नहीं लागू करोगे तो आपके ग्रांट्स रोक दिए जाएंगे। अरे भैया क्यों? ये एक सवाल बेसिक तमिलनाडु के जो लोग पूछ रहे हैं। और मैं मूलतः, मेरी पैदाइश चेन्नई में ही हुई है, मैं बचपन से यहीं पला बड़ा हूँ, तो मैं इस बात को बखूबी समझ सकता हूँ कि यहाँ पर हिंदी इतनी जरूरी नहीं है जितनी कि उत्तर भारत में है। और ये मैंडेट करना कि थर्ड लैंग्वेज शुड बी हिंदी, आई थिंक सो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और जिस तरह से अगर आप डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, वो तो एक मैक्रो प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि चाहे इकोनॉमिक्स रहे, चाहे फाइनेंशियल रहे या कमर्शियल रहे या इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, हर उसमें दक्षिण भारत की आवाज जो है दब जाएगी। अभी भी आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से सिद्धरामैया बार बार निर्मला सीतारामन पर आक्रमण कर रहे हैं कि हमारा जो जीएसटी कलेक्शन होता है कर्नाटक का, उसका एक प्रोपोर्शनेट शेयर तक नहीं वापस मिलता स्टेट को, और ये सारा पैसा या उत्तर प्रदेश को जाता है या बिहार, जो कि आजकल की मतलब चुनावी उसमें करते हुए यहाँ के लोगों का, जो टैक्स पेयर्स का हार्ड अर्न मनी है,
केंद्र उठा करके वह पैसा बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को दे रही है। तो ये अभी से नाइंसाफी दिख रही है, और डिलिमिटेशन के बाद तो शायद इतनी आवाज उठाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि आज अगर 129 सीट्स दक्षिण के 6 राज्यों की अगर बात की जाए पौंडीचेरी को छोड़ के, तो 129 पार्लियामेंट्री सीट है जो सिर्फ 143 रह जाएंगी। 129 आउट ऑफ 543 और 143 आउट ऑफ 753। आप सोच सकते हैं कि मतलब यहाँ से ना हम कोई उम्मीद कर सकते हैं कि कोई बड़ा पॉलिटिशियन कभी ख्वाब देख सकता है, और उत्तर भारत के जो लोग होंगे, जो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर जिस तरह से बीजेपी और अन्य पार्टीज स्ट्रांग है, शायद उन्हीं का ही राज चलेगा। और ये एक सरासर नाइंसाफी है जिस फॉर्मेट में इसको लाने की कोशिश की जा रही है। जी, मैं ग्रोवर साहब एक मैं क्विक रेफरेंस एक बता दूं, जो मोटे तौर पे करीब जो जीडीपी का है, ये 5 स्टेट मिलके करीब 31%, रफली 31%, 32% कंट्रीब्यूट करते हैं इन दी टोटल वो। और इनका जो आज की तारीख में रिप्रेजेंटेशन है वो करीब 22-23% है, और प्रपोज ये 19% हो जाएगा। मुश्किल ये है कि हम लोग उसको मान लीजिए, ठीक है, एज अ इंडियन वी ऑल सपोर्ट कि नहीं भाई ठीक है, सब देश एक है सबका, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा ही ना। मैं एक बहुत आपको साधारण सी बात बता दूं, मैं तमिलनाडु गया था। तमिलनाडु में आप ट्रेन में यात्रा करिए, आपकी सीट पे दूसरा आके उस तरह से नहीं बैठता है, क्योंकि दोनों चीजें हैं, पढ़ाई भी है, शायद पॉपुलेशन भी। आप हमारे यहाँ ट्रेन में यात्रा करिए, आपकी को यात्रा करना मुश्किल हो जाता है। और एक चीज पे जरा मैं आपकी एक थोड़ी एक टिप्पणी चाहूंगा, ये जो नई इंडस्ट्री है उस पर सपोर्ट जिस तरह से अभी देखा गया कि महाराष्ट्र से बहुत सी इंडस्ट्रीज को ले जाके गुजरात ले जाया जा रहा है, या जो अभी बोला जा रहा है कि बिहार में क्या क्या बोर्ड बनेगा, मखाना बोर्ड बनेगा और क्या बनेगा, उस दृष्टि से अगर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, क्योंकि ये बात बीजेपी और नॉन बीजेपी की ज्यादा है, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है तो वहां पे केंद्र सरकार इस तरह का सपोर्ट करीब करीब नहीं दे रही है। मैं इस पे भी एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा ग्रोवर साहब। आनंद जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं काफी फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, और इनका अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए, आपने बोला कि 31-32% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में आता है, बट द फैक्ट इज कि अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये 5 जो दक्षिण के स्टेट्स है, दे अकाउंट फॉर अबाउट 63% ऑफ एक्सपोर्ट्स। भले वो आईटी का हो, क्लोथ का हो, या ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स का हो, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स का हो, ये जो दक्षिण के राज्य है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जहां तक गुजरात को प्रमोट जिस तरह से किया जा रहा है, प्रोजेक्ट्स को जिस तरह से हाईजैक किया जा रहा है, ये आप सिंगूर से याद करिए कि जब पहली बार टाटा को वेस्ट बंगाल की जगह गुजरात लेके गए थे, और तब से ये जो सिलसिला है शुरू हुआ है। जो रिसेंट वन है टाटा एयरबस, जो प्रोजेक्ट लगा है वडोदरा में, जिसके पास की कोई एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का एस्टेब्लिशमेंट वहां पर नहीं है, कोई एक्सिलरीज नहीं है, कोई टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है, फिर भी हमने देखा है कि जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के लिए बनना है टाटा एयरबस द्वारा, उसको दक्षिण की जगह वडोदरा में ले जाके उसको सेट किया गया है, एंड द कॉस्ट डेफिनेटली गोज अप। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट में जाने से पहले जो ऐड करना चाहता था, सिद्धार्थ ने कहा कि दक्षिण भारत में और होटल्स में जिस तरह से नॉर्थ इंडियन स्टाफ है, अब क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, ये अब एक पॉलिटिकल मुद्दे से हट के एक सोशल मुद्दा बन गया है। आप ट्विटर देख लीजिए, आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, ये जो कन्फ्रंटेशंस हैं, भले ही लैंग्वेज के हिसाब से या जिस तरह के उसमें टॉपिक्स उठते हैं, अब ये अब एक एक्टिविज्म जो इसपे सोशल मीडिया पे चालू हो गई है, दैट इज अ बिगर डेंजर। आज हम देखते हैं कि पीएलई जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोशल है, वे जाके कर्नाटक सरकार को उन्होंने कल मेमोरेंडम दिया कि आप हिंदी को एनईपी से मैंडेटरी मत कीजिए कर्नाटक में, इन सॉलिडारिटी विद तमिलनाडु। तो ये जो चीजें अब हैं, ये एक सिविक मूवमेंट, सिविक डिसोबीडियंस की तरह जो है वह बनता हुआ जा रहा है। उनने कहा, मैं खुद चेन्नई में था कल, और मैंने देखा कि तमिल में ऑर्डर देना बड़ा मुश्किल हो गया था रेस्टोरेंट में, क्योंकि सारे वेटर्स जो थे वो हिंदी स्पीकिंग थे वहां पर। और ये हमने देखा है कि चेन्नई में, बेंगलोर में सीटीआर जो एक नया रेस्टोरेंट खुला था एयरपोर्ट पे,
वहां पे लोगों को सिर्फ इस बात की ऑब्जेक्शन है कि वहां पर जितने भी वेटर्स हैं वे बंगाली हैं या नॉर्थ ईस्ट के रीजन से आते हैं। तो ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट्स इसको लेकर के वीडियोस बनाना, ये जो एक फ्रिक्शन पैदा करना, ये पॉलिटिकल से ज्यादा सिविक इशू बनता जा रहा है। और अगर सरकार इस बात को बढ़ावा देगी, क्योंकि हम देखते हैं कि आधे से ज्यादा जो ट्रोल होते हैं वे कहीं ना कहीं बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है उसके मेंबर्स होते हैं, जो इस तरह से इसको बढ़ावा देते हैं ताकि असली जो मुद्दे हैं, महंगाई है, शेयर मार्केट में जो गिरावट है, लोगों का जो पैसा डूब रहा है, उससे हटाने के लिए इस तरह के मुद्दों को वो भी बढ़ावा देते हैं। तो इट promises to become a bigger bomb if it is not controlled now। और अगर सरकार इसी जिद में अटकी रही कि हम नहीं परवाह करते, हम उत्तर को ही, क्योंकि बीजेपी जो है एक तरीके से नॉर्थ इंडियन पार्टी की तरह ही बन गई है, दक्षिण में उसका उतना वजूद नहीं है। और मैं सिद्धार्थ को यहाँ पे ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि एक टाइम था जब 7 एमएलए एडीएमके के साथ बीजेपी के होते थे तमिलनाडु असेंबली में, 2004 की बात है। लेकिन उसके बाद से वह शायद वो उसको कभी भुला नहीं पाए। और भले ही एडीएमके को तोड़ने की बहुत कोशिश की है बीजेपी ने, लेकिन अभी तक वे इसमें कामयाब नहीं हुए हैं। बट क्लियरली द इशू इज वेरी सीरियस एंड इट नीड्स टोटल अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट कि इस देश में जिस तरह की अब एक भावनाएं बन गई है कि उत्तर भारत वर्सेस दक्षिण भारत, इस बात को बढ़ावा न दें। और इसको अगर यहाँ पर ही रोक सकते हैं कि एक हट, जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान जिस तरह की एक जिद में अटके हुए हैं, उस तरह का एक जो रवैया है वो शायद देश के लिए अच्छा नहीं है।